नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 15 अगस्त 74th इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बैटल ऑफ रेजिंग लॉ। मैंने आपको कहा था कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो मैं आज आपको एक ऐसी गाथा, एक ऐसी कहानी सुनाने जाऊंगा जिसको सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा। ये कुछ ऐसे हमारे हीरोज हैं, अननोन हीरोज हैं, अनसंग हीरोज हैं, जिन्हें हमें कम से कम एक दिन तो याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं। तो सैल्यूट करते हैं हम अपने पुराने हीरोज को। और आज जो आज़ादी है, ये आज़ादी के लिए काफ़ी लोगों ने कुर्बानियां दी, काफ़ी क्रांतिकारियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे नेताओं ने काफ़ी लड़ाइयां लड़ी, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। तो हम आज का काम शुरू करते हैं। मैं लेके आया हूं आपके लिए बैटल ऑफ रेजिंग लॉ, इंडियन मिलिट्री, इंडियन डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये है आपकी स्क्रीन पे बैटल ऑफ रेजिंग लॉ 1962। जी हाँ, 1962 ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। लेट मी टेक माय पेन, दिस इज पेन, ओके। सो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे 123 वर्सेस 20,000 चाइनीज सोल्जर्स इन द चुसुल वैली ऑफ लद्दाख। तो ये रहा हमारा चुसुल वैली। आजकल चाइना काफी गरमाया हुआ मामला चल रहा है। चाइना में 2025 हो रहा है आजकल, काफी ज्यादा इशू है। तो यह है चुशुल वैली और यहाँ पे हुआ था अटैक, और जिसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 123 जवान वहां पे खड़े थे, जिन्होंने वहां पे हैंडल किए थे इतने सारे चाइनीज सोल्जर्स को। अभी भी एक हॉट इशू बना हुआ है, दौलत डीबीओ, दौलत बेग ओल्डी रोड, ये अभी का अभी बिल्कुल हॉट इशू है। बात करेंगे इस पे किसी और सेशन में कि लद्दाख और इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट, उसमें है क्या बेसिकली, और वो किन बातों से घिरा हुआ है। ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना अभी तक इंडियन टेरिटरी में है, बाहर नहीं गया है चाइना यहां से। और ये 123 सोल्जर्स जिन्होंने उनको पुश बैक किया था कब, 1962 में। तो बैटल ऑफ रेजिंग लॉ बेसिकली प्लेस है लद्दाख का, ये आप याद रखिएगा। ये आप पिक्चर देख ही रहे हैं, वेलकम टू द हीरोइक लैंड चुशुल। ठीक है, क्या कहानी थी? कहानी बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल कहानी थी। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ था। तो 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था। चीन से एक शख्स आया था इंडिया, आप उसका नाम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो आपका पहला सवाल आज का यही हो गया कि हु केम फ्रॉम चाइना टू इंडिया, जिसके साथ हमारे पीएम ने एक नारा दिया था, हमारे पहले प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने यूएनएससी में जो हमें सीट ऑफर की गई थी उसे रिफ्यूज किया, और हम ही ने चाइना का नाम रिकमेंड किया। दैट साउंड्स अमेजिंग। तो हम ही ने ही चाइना का नाम रिकमेंड किया, किसमें? यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो लगे हाथ आज आपका दूसरा सवाल, यूएनएससी में जो 5 नेशंस हैं उनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, सवाल मैं आपसे इसलिए पूछता हूं क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं एक्सेप्ट यूपीएससी ऐसे स्टैटिक फैक्ट्स के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है, लेकिन जो यूपीएससी के अलावा जो क्वेश्चंस है, जैसे कि अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं, सीडीएस है, सीएपीएफ है, तो इनमें आपकी काफी मदद मिल जाएगी। ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो इससे एक आपका अच्छा एक क्विक रिवीजन भी होता रहेगा। तो यूएनएससी के जो 5 मेंबर्स हैं, आप मुझे उनका नाम बताइए। तो हम ही ने ही चाइना का नाम रिकमेंड किया था, और हम ही ने ही चाइना को सबसे पहले, यानी वी आर अमंग द फर्स्ट नेशंस जो इसने चाइना को एज अ डिप्लोमेटिक कंट्री रिकॉग्निशन दी। और हमने कुछ चीजों को नजरअंदाज किया उस वक्त, तिब्बत को हमने नजरअंदाज किया, अक्साई चीन को नजरअंदाज किया, अरुणाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया, जिसके लिए आज भी ये मामले आज भी चल रहे हैं। मार्च 1959 में फिर क्या हुआ, 5 साल के बाद एक 24 साल का बंदा चीनियों के चंगुल से निकला, और कहां पे शरण आके ली? इंडिया में। और वो बंदा कौन था? हाई हॉलीनेस, हिज हाई हॉलीनेस, दैट इज दलाई लामा। तो इन्होंने ही भारत में आके शरण ली। चाइना ने मना किया था कि कोई भी अगर इनको शरण देगा तो वो हमारा दुश्मन होगा, और इसी वजह से इंडिया ने भी कहा कि हम देख लेंगे, हम लेंगे दुश्मनी, देख लेंगे तुम क्या कर लेते हो। उन्होंने दलाई लामा को भारत में
पनाह दी, शरण दी। इसके बाद 1962 में आप सब जानते ही हैं कि हमारी जो लड़ाई हुई है, मेजर मेजर जो हमने बैटल्स लड़ी हैं, एक तो 1947 में ही लड़ी थी हमने। उसके बाद जो हमारी जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1962 में, साइनो चाइना वार। उसके बाद फिर हमारी लड़ाई हुई थी 1965 में पाकिस्तान के साथ। उसके बाद हमने 1971 में हम डायरेक्ट नहीं लड़े थे, लेकिन हमने लिबरेशन प्रोवाइड की थी। बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको हमने लिबरेट करके बांग्लादेश बनाया था, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद जो हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद जो हमने लड़ाई लड़ी, दैट इज 1999 कारगिल युद्ध। तो ये लड़ाइयां, मेजर मेजर लड़ाइयां हम लड़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस बीच बीच में होते रहे, लेकिन ये मेजर मेजर लड़ाइयां थी जो हमने देखी, राइट। तो इसी में से ही 1962 पे बात चल रही थी। तो 1962 में साइनो चाइना वॉर से पहले एक क्राइसिस हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहां पर पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि लगता है अब फिर से तीसरा विश्व युद्ध होने की शुरुआत हो सकती है, तीसरे विश्व युद्ध की। क्योंकि ये क्यूबा, आप जानते हैं क्यूबा फिदेल कास्त्रो का क्यूबा, ये कम्युनिस्ट देश है और ये रशिया के साथ काफी अलाय था। तो रशियंस ने अपनी सारी मिसाइल्स क्यूबा में प्लेस कर दी थी। तो ये देखते हुए यूएसए भड़का था। तो ये उस वक्त का माहौल था जब वर्ल्ड जो था वो देख रहा था कि कैसे, मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा। तो उसी बीच कुछ हुआ और चाइना ने कुछ ऐसा किया, फायदा उठाया। चाइना की एक खास बात है कि चाइना मौके की बहुत अहमियत रखता है, हर एक मौके को ध्यान से देखता है। जैसे अभी जो हमारा जो चाइना इशू हो रहा है, इसमें हमारे 5 साल की जो चाइना पॉलिसी थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा वो खुद पर्सनली इस नीतियों को काफी अंजाम दे रहे थे बार बार चाइना में, जैसे वुहान सबमिट करना, मम्मलपुरम सबमिट होना। तो इसमें जो चाइना ने किया उससे हमारी जो चाइना पॉलिसी है पूरी की पूरी तरीके से विफल रही। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी को लेके भी कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और कैसे उसमें कार्रवाई करें, क्योंकि चाइना को रोकना अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि यूएसए का भी एक फॉल हो रहा है, वहां पे जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी वो लेके आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं, एक वर्ल्ड के अगर नजरिए से देखें तो, राइट। तो उसी वक्त कुछ हुआ था, क्या हुआ था देखते हैं। ये थी वो चीज, बैटल ऑफ रेजिंग लॉ, 13 कुमाऊं ये लड़े थे, अहिर थे बेसिकली, 114 अहिर हीरोज ऑफ रेजिंग लॉ 1962। तो बैटल ऑफ रेजिंग लॉ 13 कुमाऊं के अंडर लड़ा गया था। बेसिकली एक रेजिमेंट है, जैसे अभी हाल ही में हमारे जो 20 जवान जो शहीद हुए थे बॉर्डर पे, तो उनमें एक रेजिमेंट था। आप बता सकते हैं वो रेजिमेंट के नाम क्या हैं? 20 जवान जो शहीद हुए थे वो कौन सी रेजिमेंट से थे? तो आप मुझे उनका नाम बताइए। इसके बाद 13 कुमाऊं एंड आवर हीरो, 18 नवंबर 1962 को हमारे पोस्ट पे हमला हुआ। 600, 650, 400, 120 ऐसे ऐसे करके चाइनीज अटैक होते रहे। रिपल्सिव थे वो, काफी ज्यादा रिपल्सिव थे। उसके बाद हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस भी खत्म हो गए थे। एंड रिमेंबर, वी आर जस्ट 123 पीपल। इट्स बैटल ऑफ लोंगेवाला में तो इससे भी ज्यादा थे, लेकिन यहां पे तो हम सिर्फ 123 थे, राइट। और हमारे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खत्म हो चुके थे एंड वी फॉट विद बेयर हैंड्स। कैन यू इमेजिन? हमने अपने मतलब नंगे हाथों से हमने लड़ाया कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं। वी लॉस्ट 114 सोल्जर्स एंड 9 वर्स इंजर्ड सीरियसली। उनमें ही हमारे एक मेन हीरो थे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने चाइनीज की नाक में दम कर दिया। 1300 से ज्यादा सैनिक उनके मार गिराए गए और अगले सुबह तक पोस्ट को बचाए रखा गया। समहाउ वी मैनेज टू सेव द पोस्ट। 1300 प्लस जो थे उनके सैनिक मारे गए थे। तो ये परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं मेजर शैतान सिंह। इनको हमारी तरफ से एक सैल्यूट, इनके काम के लिए, इनकी बहादुरी के लिए। तो ऐसे कुछ हीरोज हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हैं वो सारे हीरोज, रेजिंग लॉ वॉरियर्स, ये आप देख सकते हैं, राइट। तो ये थी अभी तक की बैटल ऑफ रेजिंग लॉ की कहानी कि कैसे कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये रहा। और यहीं से 1962 में साइनो चाइना वॉर, जो कि एक बहुत ही हाई बैटल ग्राउंड माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर हम लड़ते हैं, समुद्र तल से काफी ऊंचाई पे लड़ाई होती है। तो उस वक्त तो हमारे पास सही तरीके के चीजें नहीं थी अवेलेबल, लाइक हमारे पास अच्छे शूज नहीं थे। तो बहुत ही बुरी हालत थी उस वक्त, जस्ट हमें आजादी मिली ही थी।
राइट। तो उसके बीच ऐसा शौर्य दिखाना, ऐसी बहादुरी, ऐसी साहस दिखाना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए अपने माइंड में, ऐसे ऐसे लोगों को। तो इनको हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा सैल्यूट। और आज का हमारा पर्सनैलिटी ऑफ द डे है, नाम पहचान सकते हैं आप इनका? सॉरी दोस्तों, मैं नाम नहीं लिखता हूं बिकॉज मैं चाहता हूं आप इनको पहचाने। जैसे पिछली बार भी मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम नहीं लिखा था। तो ये हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो आपके लिए आज का चौथा सवाल कि बाल गंगाधर तिलक कौन से दल के नेता थे, गरम दल या नरम दल? आप इसका जवाब दीजिएगा। इनका एक कोट था कि आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। तो दैट वाज हिज कोट, प्लीज रिमेंबर इट। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अभी इनकी हाल ही में 100वीं वर्षगांठ हुई है, 100वीं पुण्यतिथि हुई है। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक पे आप पढ़ लीजिएगा इनकी जीवनी को थोड़ा सा, एक ब्रीफ बैकग्राउंड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और मेरे ख्याल से आएगा ही आएगा। तो 23 जुलाई 1856 से 1 अगस्त 1920 तक, ये जिस दिन इनका देहांत हुआ था उस दिन एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था। तो आज का पांचवा सवाल आपके लिए कि वो मूवमेंट का नाम क्या है, वो कौन सा मूवमेंट था जो लॉन्च हुआ था जिसके सुबह सुबह ही इनका देहांत हो गया, राइट। ये कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज हैं आपके लिए, इनका इस्तेमाल करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। मैं मिलूंगा अगले सेशन में कुछ एक्साइटिंग सेशंस आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।